चलिए आगे बढ़ाते हैं इसको। गवर्नर जनरल वाला सब लगभग हो गया था, लास्ट ये में पूरा हो गया था। अच्छा हाँ, हो ही गया था, माउंट बेटन ये सब तो हो ही गया था। चलिए अब 1857 की महान क्रांति। 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। पुरानी बंदूक जो थी वो ब्राउन बैस थी और नई जो थी वो एनफील्ड राइफल। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए, कार्ट्रिजेस, उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। ठीक है, गाय और सुअर की जो चर्बी थी उसका प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना, क्योंकि गाय जो था वो हिंदू जो है इसका एकदम मांस का या किसी का विरोध करते हैं, और जो सुअर है उसका जो है मुसलमान जो है वो एकदम सीधे विरोध करते हैं। ठीक, तो उनके लिए कई बार नाम लेना भी जो है वो ये हो जाता है हराम। 29 मार्च 1857 को बंगाल के बैरकपुर में मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया, और उसने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन को गोली मारकर उन्होंने हत्या कर दी। ठीक है, लेफ्टिनेंट वाग और मेजर ह्यूसन, वाग जैसे कैसे स्टीव वाग ये सब टाइप का नाम होता था, वाह तो, लेकिन ठीक है, बाग, लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन की गोली मारकर हत्या कर दी। फलस्वरूप मंगल पांडे को गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। ठीक है, फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया, हल्ला बोल का नारा दिया। मंगल पांडे जिस बटालियन में थे उसका नाम 34 नेटिव इन्फेंट्री था। इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल सेना के लिए, इन्फेंट्री पैदल सैनिकों के होता है जो, ठीक है, इन्फेंट्री। 10 मई 1857 के दिन, कुछ दिनों के बाद, मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेंट्री से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। ठीक है, ये लोग अगले दिन 11 मई को दिल्ली पहुंच गए थे, और वहां पहुंच करके लाल किले में पहुंचे, और वहां ये अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से मिले और कहें कि आप जो है हिंदुस्तान के बादशाह हैं और आपको अपने हाथ में जो है कंट्रोल लेना चाहिए, हम लोग आपके साथ हैं। तैयार हो गए। अगले 4 महीनों तक दिल्ली क्रांतिकारियों के कब्जे में रही। हालांकि फिर अंग्रेज अधिकारी सैन्यकारी हडसन आया और उसने जो है बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया, इनकी पत्नी जीनत महल को पकड़ा, और बाकी बहुत सारे लोगों को पकड़ के मुगल परिवार के मैकेंजी नामक जहाज में जो है इन लोगों को पकड़ के रंगून पहुंचा दिया, और इनके 3 जो थे शहजादे, मुगल शहजादे को गोली मारकर हत्या कर दी और सिर काट करके बादशाह के सामने पेश कर दिया था। ठीक है, तो 1857 ईस्वी में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टन था। इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पामस्टन था, याद रखना, ये कई बार पूछता है। लिबरल पार्टी का नेता था लॉर्ड पामस्टन, लॉर्ड पामस्टन। अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में आरंभ हुआ था। ठीक है, उस समय मेजर स्टिंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया, यानी पहला आदमी जिसने भारतीयों की नियुक्ति ब्रिटिश सेना में की। ठीक है, ब्रिटिश सेना में की। हाँ काजल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो मेजर स्टिंजर लॉरेंस ने पहली बार 1748 में क्या किया था, इन्होंने ब्रिटिश भारतीय सेना में भारतीयों की नियुक्ति की थी, मेजर स्टिंजर लॉरेंस। 1857 के विद्रोह के पश्चात सेना का फिर से पुनर्गठन, माने पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया, फिर से गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य एक और विद्रोह न होने देना था। इसके लिए पील कमीशन की रिपोर्ट आई। ठीक है, पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना में जो है बदलाव लाए गए। ठीक है, और भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों, भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया, और जैसे पहले जो था ये लगभग 1:5 टाइप का था। पहले अगर 6 सैनिक होते थे भारतीय ब्रिटिश सेना में, तो इसमें 5 सैनिक भारतीय होते थे और 1 सैनिक अंग्रेज होता था। अब
जब इनका माथा ठनका तो इन्होंने इस अनुपात को 1:2 कर दिया, 1:2। ठीक है, ये अनुपात इतना चेंज कर दिया। और जो तोप खाना था, तोप जो होता था, उसका हेड बना दिया अंग्रेज अधिकारियों को, और भारतीय सैनिकों का सुनिश्चित किया गया कि वो एक जूनियर पोस्ट से ऊपर, वो सूबेदार मेजर से ऊपर वो जा न पाए। ठीक है, उतना ही तक रहे। सीनियर अधिकारी जब भी रहे तो अंग्रेज रहे, तो खाना इनके पास ही रहे। और सैनिकों का जो अनुपात था वो 3 पर, मतलब 3 सैनिकों में 1 ब्रिटिश सैनिक और 2 भारतीय सैनिक, यानी 1 को 2 ये रहेंगे। तो ये थोड़ा सा ज्यादा था। ऐसा इसलिए ताकि भविष्य में इस तरह का कभी विरोध न हो। अनुपात बढ़ाया गया और उच्च सैनिक पदों पर अब भारतीयों की नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई, जो पहले से ही प्रतिबंधित थी। पहले भी जो है, जो ब्रिटिश सैनिक थे वही सीनियर होते थे, प्रमोशन पाते थे, लेकिन अब तो फाइनली प्रतिबंधित कर दिया गया। ठीक है, बंगाल की सेना में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात रखा गया कितना, 1:2 अपने साइड में, जबकि बंबई मद्रास में 2:5, यानी हम लोग के यहां ज्यादा रखा गया अपने साइड में, वहां पर 40% रखा गया। 100 में 40 वो रहेंगे, 60 ये रहेंगे। ये अनुपात देख लीजिए। अठारह की क्रांति के बारे में अलग अलग इतिहासकारों का मत क्या है। ज्यादातर जो अंग्रेज इतिहासकार थे उन्होंने क्या क्या कहा। और शुरुआत में अपना बीडी सावरकर साहब जो हैं, यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था, बीडी सावरकर। ब्रिटेन के बाद में प्रधानमंत्री बने डिजराइली ने कहा यह राष्ट्रीय विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस और सीले ने कहा यह एक पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। और जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का षड्यंत्र था। जो टी.आर. होम्स हैं, अंग्रेज इतिहासकार, इन्होंने कहा कि यह बर्बरता तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। L.E.R. रीच कहते हैं यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ठीक है, इन लोग को, ये बड़ा शरीफ थे ये लोग। ठीक है, ये बड़े सभ्य थे ये लोग। ठीक है, तो ये सब चीज देख लीजिए, इनका याद रखेगा, ये पूछता है एग्जाम में, ये सब अपना याद करें ना। बिहार, अवध तथा अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 ईस्वी के क्रांति में भाग लिया था, गैर लड़ाकू घोषित किया गया और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई, तथा सिख, गोरखा और पठानों को जिन्होंने 1857 के क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी, लड़ाकू जातियां घोषित की गई। उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। ठीक है, भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचा प्राप्त होना पद सूबेदार का था। देख लीजिए, सूबेदार का। 1857 के क्रांति में लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर ह्यूरोज ने कहा था क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। कैसे हो गया? ये रोटेट का ऑप्शन थोड़ी है, ये इसका ऑप्शन होता है। ये उनको एक बार बोल दिएगा तो तो ये ऐसे ही आ ही गया है। कैसे होगा?
इसके ऊपर वाला पहले था ना इसका। इसके ऊपर वाला, इसके पहले वाला। हाँ। हम्म, बस चलिए ठीक है, यहाँ से हम कर लें। ठीक, यही से था ना ये तो अब। ठीक, 1857 की महान क्रांति के प्रमुख केंद्र। ठीक है, इधर एक तरफ भारतीय नायक हैं, विद्रोह की तिथि है, ब्रिटिश नायक जिन्होंने दबाया था, और जिस दिन दबाया गया उस दिन का डेट हम लोग देखते हैं। दिल्ली में बहादुर शाह जफर और बख्त खां, जो मेरठ से चले थे, सैन्य नेतृत्व तो कर रहे थे, क्योंकि बहादुर शाह जफर जो है बूढ़े हो चुके थे, 77 साल के थे लगभग। और ये 10 मई को मेरठ से चले थे, 11 मई को पहुंचे, 12 मई को ये विद्रोह की तिथि है। और देखिए हम बोले थे ना कि मई के बाद जो है ये 4 महीना रह गया था लोग। ठीक, तो मई के बाद जो ये तो अप्रैल, सॉरी, जून जुलाई अगस्त सितंबर, लगभग वही 4 महीना का, 4 महीना 10 दिन का ये रहा। तो इन लोगों ने निकलसन को मार दिया था, लेकिन हडसन जो है उसने इस विद्रोह को दबा दिया। और हडसन ने ही बहादुर शाह जफर के 3 पोतों को जो है, दो मतलब जो 2 बेटा और 1 पोता जो है, तीनों को, 3 मुगल शहजादों को गोली मार दी और सिर काट करके बहादुर जफर के पास पहुंचवा दिया था कि लो देख लीजिए अपना। ठीक है, जाहिर सी बात है, खत्म हो गया हुआ खेल उनका, तो अब क्या किया जाता। कानपुर में नाना साहब थे, जिनको हम लोग धुंधु पंत, जो कि मराठों के अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, और तांत्या तोपे जो इनके सेनापति थे। तो इस विद्रोह को दबाया कैम्पबेल ने। इन लोगों ने 5 जून को विद्रोह किया था, और ये भी सितंबर आते आते इनके विद्रोह को क्या किया गया, दबा दिया गया। लखनऊ में बेगम हजरत महल, जिनको मोहम्मदी खातून भी कहा जाता है, ये अपने बेटे जो बिरजिस कादिर के साथ, चूंकि इनके पति को वाजिद अली शाह को पकड़ के कोलकाता नजरबंद कर दिया था, कलकत्ता में नजरबंद कर दिया गया था, और इसमें हेनरी लॉरेंस मारा गया। लेकिन कैम्पबेल ने कानपुर के बाद अब लखनऊ में भी विद्रोह को क्या किया, दबा दिया। मार्च 1809, ये थोड़ा बाद में लंबा चला, ये लखनऊ वाला थोड़ा सा अगले साल खींचा गया था। ये झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, इनका भी देखिए अगले साल। हिरोज जो है यही यहां पर विद्रोह को दबाता है, वो रानी लक्ष्मीबाई वीरगति को प्राप्त हो जाती हैं। इलाहाबाद में लियाकत अली थे। ठीक है, यहां पे कर्नल नील दबाते हैं, कर्नल नील दबाता है लियाकत अली जी। जगदीशपुर में कुंवर सिंह, जगदीशपुर बिहार में, यहां पर विलियम टेलर और विंसेंट आयर। ठीक है, 58 में, ये भी साल भर चल जाता है। बरेली में थे खान बहादुर खां, और यहां पर बरेली में भी उसी ने दबाया जिसने दिल्ली में दबाया था विद्रोह को। फैजाबाद में, जिन्होंने इलाहाबाद में जिसने दबाया था कर्नल नील ने, वही फैजाबाद में कर्नल नील दबा देता है, और मौलवी अहमदुल्ला जो है वो पकड़े जाते हैं। मौलवी अहमदुल्ला पर अंग्रेजों ने 50,000 रुपए का इनाम रखा था। पूछता है कि 1857 के विद्रोह में किस क्रांतिकारी पर जो है 50,000 का इनाम था। ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला, 50,000 का इनाम रखा गया था मौलवी अहमदुल्ला पर। फिर फतेहपुर, ये अजीमुल्ला। ठीक है, जनरल रेनर्ड ने, ये सब हल्का हल्का देख लीजिएगा, ये सब डेट याद रखने की जरूरत नहीं है। तात्या तोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। उन्हें सिंधिया के सामंत मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया था अपने घर में। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया था। बेगम हजरत महल का जन्म जो है 1820 में हुआ था, और उनकी मृत्यु 1879 में नेपाल में हुई। उन्हें काठमांडू के जामा मस्जिद मैदान में दफनाया गया। ठीक है, नाना साहेब और बेगम हजरत महल, ये दोनों लोग नेपाल भाग गए थे। ये दोनों लोग जो है 1857 के विद्रोह के बाद नेपाल भाग गए थे। ठीक है, और इनके पति देव जो थे वो कलकत्ता में थे, नजरबंद थे। ठीक, वहां पर वो भी लगभग इसी दरमियान में उनकी भी मृत्यु हुई थी।
भारत के खनिज संसाधन, भारत के खनिज संसाधन, खनिज दैट मीन्स मिनरल रिसोर्सेज, मिनरल रिसोर्सेज। भारत में खनिजों का सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण, अन्वेषण व जो भी इससे संबंधित काम होता है दैट इज डन बाय जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर्स कोलकाता में है। भारतीय खान ब्यूरो, इसका मुख्यालय जो है वो नागपुर में है। तो आ जाएगा, नहीं होगा तो करा लेंगे उसको, हो सकता है कि इसमें अभी वो नहीं किए गए, ध्यान नहीं दिए होंगे, ठीक है। तो भारतीय खान ब्यूरो मुख्यालय नागपुर, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ओएनजीसी मुख्यालय देहरादून, खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, ठीक है, मुख्यालय नागपुर, और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम मुख्यालय हैदराबाद, राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, और विभिन्न राज्यों के खदान और भूविज्ञान विभाग जो है इसमें काम करते हैं, ये सब काम करते हैं, ठीक है। खनिजों का सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण, अन्वेषण, तो इसमें ध्यान रख लेना। ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ है? देहरादून है। जियोलॉजिकल सर्वे का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता है। इंडियन माइंस ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में है, ठीक है। खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड, ये आपको मुख्यालय इसका नागपुर, ठीक है, नागपुर में दो का है, भारतीय खान ब्यूरो और खनिज अन्वेषण निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, ठीक है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनडीएमसी, ठीक है। ये भारत के प्रमुख खनिज संसाधन पेट्रोलियम, और उसके बाद लॉ एस्क, फिर बाद में नीचे जो आएगा देखेंगे हम लोग। खनिज पदार्थ पहले पेट्रोलियम, और उसका विशेष बिंदु हम लोग देख रहे हैं क्या क्या है। असम डिगबोई, सुरमा नदी की घाटी, सुरमा नदी की घाटी, गुजरात खंबात की खाड़ी में अंकलेश्वर, और महाराष्ट्र में बॉम्बे हाई, जो कि थोड़ा सा समुद्र तट के उस पार, समुद्र तट के पार है थोड़ा सा, इसलिए बॉम्बे हाई। भारत में मिनरल ऑयल के भंडार हैं जो कि मुख्यतः औषधि चट्टानों में पाए जाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स में। औषधि का मतलब सेडिमेंट्री, ठीक है। असम, गुजरात, महाराष्ट्र के औषधि चट्टानों मतलब सेडिमेंट्री रॉक्स में। भारत में पहले तेल कुआं की खुदाई 1867 में असम के माकान में हुआ, मकान नहीं माकान, ठीक। अंकलेश्वर में 1960 में। अब सोच लो कि असम में जो हम लोग को तेल का कुआं मिला वो सऊदी अरब खाड़ी देशों से बहुत पहले मिला था। खाड़ी देशों में ये कुएं हुए मिलने, ये तेल मिलना शुरू हुआ 1930 के दशक में। उसके पहले इन लोगों की स्थिति भिखमंगाई वाली थी, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद ही इनके पास जो है पैसा आना शुरू हुआ। उनसे बहुत पहले एशिया में सबसे पहले 1867 में असम में तेल मिल गया था, डिगबोई, ठीक है, माकन जो सुरमा घाटी है। अंकलेश्वर में 1960 में खोदे गए पहले कुआं का नाम वसुधारा रखा गया था, ठीक है। दुनिया का सबसे पहला तेल कुआं खुदाई 1859 में 1859 में अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में हुआ था, और उसके 8 साल के बाद असम में, ठीक है ना। देखिए मुंबई हाई की खोज 1973 में हुई, और यहां से तेल उत्पादन की शुरुआत ओएनजीसी द्वारा 1976 में हुई। यह मुंबई से लगभग 176 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में खंबात की खाड़ी में स्थित है। खंबात की खाड़ी को अंग्रेजी में कहते हैं गल्फ ऑफ कैम्बे। गल्फ ऑफ कैम्बे, कैसे बॉम्बे होता है वैसे कैम्बे। यहां तेल निकालने के लिए बने प्लेटफॉर्म का नाम सागर सम्राट है, जो एक जलयान है जिसे कहां से मंगाया गया है? जापान से। इस समय देश में 21 परिष्करणशालाएं यानी तेल शोधक कारखाना कार्य कर रही हैं, 21, ठीक है, तेल शोधन रिफाइनरी, जिसमें से 17 सार्वजनिक क्षेत्र में, 3 निजी क्षेत्र में और 1 संयुक्त क्षेत्र में है। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पादों को ब्लैक गोल्ड कहते हैं, काला सोना कहते हैं। विश्व में लौह अयस्क के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है। आ गया, अच्छा लोहा आ गया अब यहां से। लौह अयस्क ओडिशा के सोनाई, क्योंझर, मयूरभंज में, झारखंड के सेबूम, हजारीबाग, पलामू, धनबाद में,
छत्तीसगढ़ के बस्तर, दुर्ग, रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर में, मध्य प्रदेश के जबलपुर में, कर्नाटक का बेलारी, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, महाराष्ट्र के रत्नगिरी और चांदा में, तमिलनाडु के सलेम, तिरुचिरापल्ली और गोवा में। तमिलनाडु के सलेम में लिग्नाइट मिलता, बहुत बढ़िया क्वालिटी का, वो नहीं है, निगवेली में। विश्व में लोहे के उत्पादन में भारत का चौथा स्थान है, आयरन ओर। पहले स्थान पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर ब्राजील है। ठीक है, कुल संचित भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में 5वां स्थान है, उत्पादन में चौथा, हर साल ज्यादा निकाल रहा है, लेकिन संचित भंडार की दृष्टि से 5वां है। यानी इसमें जो है 5वां में कोई एक और होगा जो उत्पादन की गति उसकी क्या है, धीमी है। भारत जो है तेजी से निकाल रहा है। तो जैसे होता है ना कई बार कि हमारे पास पैसा कम है, हम दिखा ज्यादा रहे हैं, और दूसरा पास पैसा ज्यादा लेकिन वो रखे हुए दबा करके। तो भारत के पास स्टोरेज कम है, चौथे मैंने 5वें स्थान पर है, लेकिन उत्पादन में जो है चौथे स्थान पर है। यानी कि ज्यादा लोहा निकाल रहा है अपना जितना बचा हुआ उसमें से। भारत में लौह अयस्क के उत्पादन में पहले स्थान पर उड़ीसा है, दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ है और तीसरे स्थान पर कर्नाटक है। गोवा चौथे पे, झारखंड 5वें पे है। तो कोयला में भले झारखंड नंबर 1 है, लेकिन लोहे के मामले में झारखंड चौथे स्थान पर है, सॉरी 5वें स्थान पर है। और गोवा भी उससे आगे उत्पादन में। ठीक है, गोवा बहुत आगे है इस सब में। तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। भारत के प्रमुख खनिज संसाधन। भारत के प्रमुख खनिज में आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो तीसरा आ गया मैंगनीज। ओडिशा, सुंदरगढ़, संबलपुर, बोलंगीर, कुंजर, कालाहांडी, कोरापुट, महाराष्ट्र, नागपुर और भंडारा। ठीक है, मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा, कर्नाटक शिमोगा, बेलारी, चित्रदुर्ग, बीजापुर, आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम, गुजरात पंचमहल, बड़ौदा, झारखंड सिंहभूम और राजस्थान बांसवाड़ा। मैंगनीज के प्रमाणित भंडारों की दृष्टि से भारत का विश्व में जिम्बाब्वे के बाद दूसरा स्थान है। मैंगनीज में प्रमाणित भंडारों की दृष्टि से जो स्टोरेज कैपेसिटी में पहला स्थान पर कौन है, जिम्बाब्वे मैंगनीज में, दूसरे स्थान पर इंडिया है। हाँ, उत्पादन की दृष्टि से विश्व में भारत का 5वां स्थान है। यानी स्टोरेज ज्यादा रखे हुए हैं, लेकिन अभी प्रोडक्शन क्या कर रहा है, स्लो किए हुए। मध्य प्रदेश भारत का 33% मैंगनीज पैदा करता है। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पर उड़ीसा है मैंगनीज में। मैंगनीज में एमपी नंबर 1 है। कोयला, अपना झारखंड इसमें आगे। देखो सबसे पहले झारखंड, धनबाद, सिंहभूम, गिरिडीह। पश्चिम बंगाल का रानीगंज, सबसे पहला कोयला खदान रानीगंज है, जो 1774 में खोजा गया था। 1774 में सबसे पहला। और सबसे बड़ा धनबाद में झरिया है। भारत में सबसे बड़ा कोयला खदान झरिया है, और सबसे पहले खोदा गया जो खदान था, खोजा गया, वो था रानीगंज, बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। मध्य प्रदेश, एम फॉर मैंगनीज मध्य प्रदेश, एम फॉर महाराष्ट्र नंबर 2। किस में, उसमें ये नया है। हाँ, होते रहता है इन सबको लेकर। नहीं, एग्जामिनेशन जब रहे ना तो उसे कुछ दिन पहले देख लीजिए। हाँ, करंट अफेयर से देख लीजिए, उसी का ये, क्योंकि ये चेंज होता रहता है हमेशा। छत्तीसगढ़, रायगढ़, ओडिशा, देशगढ़ तथा तलचर, असम माकुम तथा लखीमपुर, महाराष्ट्र चांदा, तेलंगाना सिंगरेनी, मेघालय, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, आंध्र प्रदेश नामचिक और नामफुक। ये ब्रैकेट में जो नाम दिया हुआ है ना, इसलिए इसको देख लेना चाहिए ना कि कई बार जो है नाम दे करके अब पूछ देता है कि इसका संबंध किस खनिज संसाधन से है। ठीक है, चाहे पूछेगा कि चांदा औद्योगिक जो ये खनिज संसाधन क्षेत्र किस राज्य में है, तो चांदा जो है वो महाराष्ट्र में है। नामची का नामफुक कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। सिंगरेनी कहाँ है, तो तेलंगाना में है? अब ऐसे आता है। ठीक है, देख लीजिए। तो सिंगरेनी इसे ना बोल रहे हैं सबको, नहीं तो स्टेट पे हम निकाल दिए होते।
ठीक है, तो सिंगरेनी है, सिंगरौली है, एक सिंगरेनी है, ठीक है ना, तो याद रखना। कोयले के उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान तीसरा है। भारत में कोयले के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य, उत्पादन में छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा, तीसरे में झारखंड। लेकिन ऐसे अगर आप देखिएगा स्टोरी में तो झारखंड आगे है। कोयला एंथ्रासाइट सबसे उत्तम कोयले का श्रेणी का कोयला है, जो कि जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। जो कि कहां मिलता है? जम्मू कश्मीर में, एंथ्रासाइट। कोयले को उद्योग की रोटी तरह काला सोना भी कहा जाता है, पेट्रोलियम को भी कहते हैं काला सोना, वहां दिया हुआ था पहलका में। हाँ, यहां पे फिर देखो दे दिया इसको। लिग्नाइट को भूरा कोयला कहा जाता है। लिग्नाइट जो है ये तमिलनाडु के निगवेली में, तमिलनाडु का, उसमें है कहीं इसका नाम तमिलनाडु का, नहीं देखो, नहीं दिए हुए कोयला में, जबकि देना चाहिए था। ठीक है, निगवेली, तमिलनाडु, लिग्नाइट, याद रखिएगा इसको, निगवेली। ठीक है, लिग्नाइट कोयला सबसे खराब कोयला, माने इसमें यहां पे सबसे घटिया पीठ। तांबा यानी कॉपर, तांबा यानी कॉपर, झारखंड में सेमू, मजारीबाग, राजस्थान खेतड़ी, झुंझुनू, भीलवाड़ा, अलवर और सिरोही, महाराष्ट्र कोल्हापुर, कर्नाटक चित्रदुर्ग, हासन, रायचूर, मध्य प्रदेश में बालाघाट। बालाघाट को कॉपर कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, तांबा राजधानी। बालाघाट को कॉपर कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, जैसे कोडरमा को माइका कैपिटल कहते हैं। बालाघाट को कॉपर कैपिटल ऑफ इंडिया कहते हैं, कॉपर कैपिटल ऑफ इंडिया। खेतड़ी राजस्थान में है, तांबा के लिए है, लेकिन कॉपर कैपिटल ऑफ इंडिया बालाघाट को कहा जाता है। भारत में, हाँ, तांबा को अंग्रेजी में कॉपर कहते हैं, हैं? हाँ, तो क्या हो गया था, अंग्रेजी में कॉपर कैपिटल, हिंदी में तांबा राजधानी, भारत की तांबा राजधानी। तो भारत में तांबा के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य क्रम से है मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। राजस्थान के जावर खान से जस्ते के साथ तांबा निकाला जाता है, और जस्ता के साथ सीसा भी निकाला जाता है। तो जावर खान से जस्ता, सीसा, तांबा, सल्फर और चांदी सब। राजस्थान में तांबा खनिज का सबसे बड़ा भंडार है। तांबा का भंडार सबसे राजस्थान में है, लेकिन निकाला सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में जाता है। ठीक है, ये सब ध्यान देने की जरूरत है। फिर बॉक्साइट, याद रखना, बॉक्साइट ज्यादातर लेटराइट मिट्टी में होती है। बॉक्साइट ज्यादातर लेटराइट मिट्टी में, याद रखिएगा। पूछता है कि लेटराइट सॉइल में कौन सा ओर होता है? बॉक्साइट। लेटराइट होता है ना, हम लोग जो बताते थे मिट्टी के प्रकार में, चौथा प्रकार जो अलुवियल, जलोढ़, ब्लैक, रेड के बाद एक लेटराइट बताए थे, ईंटा का जो कलर वाला। ठीक है, तो लेटराइट जो है उसी में बॉक्साइट होता है। क्लियर? ये बॉक्साइट अल्युमिनियम का ओर है। ओडिशा और झारखंड कोडरमा, हजारीबाग, बिहार गया और मुंगेर में देख लीजिए। महाराष्ट्र नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी, राजस्थान अजमेर, शाहपुर, आंध्र प्रदेश नेल्लोर। भारत देखो बॉक्साइट में आत्मनिर्भर है। भारत में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक कहां होता है? ओडिशा में, कुल उत्पादन का 42%। दूसरा स्थान गुजरात और तीसरा स्थान झारखंड है। देख लीजिए, हम लोग झारखंड को कहते हैं 43% है संख्या में, लेकिन फिर भी कारण क्या है ना कि सब कुछ सब ठोस ठोस है एकदम वहां। ठीक है, वो चाहता अगर लोग ठीक से अगर किए रहते हैं तो झारखंड भारत के सबसे विकसित राज्य में एक होता। लेकिन जो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाए ना नेहरू जी उस समय आजादी के तुरंत बाद, उसी में उन्होंने कर दिया कि आप कहीं भी देश में बिना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिए जो फैक्ट्री लगा सकते हैं। ठीक है, आपके चेहरे पर मुस्कान आई होगी कि नेहरू जी को फिर लपेट रहे हैं। हाँ, इसलिए कि वो पूर्वाग्रह है आपका, और वो इसलिए कि अगर वो फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी नहीं आया रहता ना, तो जैसे टाटा ने टिस्को में खोला था ना फैक्ट्री, सारी फैक्ट्रियां लगभग कहां खुलती? छत्तीसगढ़ में, ओडिशा में और झारखंड में। जब फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को जीरो कर दिया गया, तो कोई भी आदमी नई फैक्ट्री को समुद्र के किनारे खोलेगा या झारखंड में खोलेगा? समुद्र के किनारे खोलेगा, क्योंकि
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपने जीरो कर दिया, तो हम क्यों फैक्ट्री खोलेंगे झारखंड में? इसलिए आपकी मुस्कुराहट बता रही थी कि आपका पूर्वाग्रह चढ़ के बोलता है, भले आप हम पर पूर्वाग्रह जो भी करें, और ये इस बिहार की सच्चाई है। और जितना जल्दी आप लोग मान लीजिएगा उतना ही अच्छा रहेगा बिहार के लिए, ठीक है। और बिहार के सबसे पिछड़े होने में यह एक बड़ा कारण है, ये भी याद रखिएगा कि इसकी डेमोग्राफी जो है यहां पर बड़ा गड़बड़ है। अभरक, आंध्र प्रदेश नेल्लोर जिला, झारखंड पलामू, गुजरात खेड़ा, मध्य प्रदेश कटनी बालाघाट जबलपुर, और छत्तीसगढ़ का भी बिलासपुर है, याद रखिएगा। एक हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर है, छत्तीसगढ़ में भी है, राजस्थान। अभरक में पहले सबसे आगे झारखंड था। कोडरमा को अभरक राजधानी कहते थे, माइका कैपिटल ऑफ इंडिया कोडरमा को। इन लोगों ने सारा माइका वहां से निकाल लिया। और आप लोग सुनेंगे झुमरी तिलैया कोडरमा में, जो कि रेडियो के कारण बड़ा फेमस हुआ था कि झुमरी तिलैया से फरमाइश है फिल्मी गानों की, ठीक है। झुमरी तिलैया से लेटर जाता था वहां से इतना निकाला गया माइका कि झारखंड माइका में पिछड़ गया, और अ से अभरक, अ से आंध्र प्रदेश आगे निकल गया। अ से अंडा में भी आंध्र प्रदेश, अ से अभरक, अ से अंडा में भी आगे है। तो नेल्लोर जिला, गुजरात वर्तमान में आंध्र प्रदेश भारत का 72% से भी अधिक अभरक उत्पादन में दूसरा स्थान का है। झारखंड पिछड़ गया। बिहार में झारखंड जब अलग हुआ था ना बिहार से, तो 94% संसाधन चला गया था, 6% बिहार में रह गया था। तो माइका में झारखंड में जब चला गया अभरक, तो भी नवादा जिले में 15% अभरक था टोटल ओवरऑल का, अभी भी है। सोना, ठीक है। देखो, कर्नाटक कोलार, ऊटी और हट्टी की खान, आंध्र प्रदेश रामगिरी खान अनंतपुर जिला, तेलंगाना वारंगल, तमिलनाडु नीलगिरी और सलेम, झारखंड पूर्वी सिंहभूम। देश के कुल स्वर्ण उत्पादन का 99% भाग अकेले कर्नाटक राज्य से प्राप्त करता है, दूसरा आंध्र प्रदेश। लेकिन अब इसमें सुधार करने की जरूरत है। दक्षिण अफ्रीका में मपोनेंग सोने की खान दुनिया की सबसे गहरी खान है, और ऐसे जो है कोलार खान हमारा ये 3.1 किलोमीटर गहरी है, जबकि दक्षिण अफ्रीका में मपोनेंग सोने की खान दुनिया की सबसे गहरी खान है 3.9 किलोमीटर। अब इसको सुधारने की जरूरत है। देश के कुल स्वर्ण उत्पादन का पहले था 44%, अब कहा जा रहा है 57% अकेले बिहार के जमुई में है, और इसने कर्नाटक को पीछे छोड़ दिया। अच्छा, उत्पादन दिए हुए है। अब ये स्टोर का स्टोरेज, हाँ स्टोरेज, हाँ स्टोरेज, अभी उत्पादन नहीं शुरू हुआ है, अभी ये कर रहा है, हाँ ठीक है, अभी हम ध्यान दिए। तो देश के कुल स्वर्ण उत्पादन का उत्पादन भले यहां हो रहा है, लेकिन स्टोरेज में, भंडारण में सबसे ज्यादा कहां है? बिहार के जमुई में। पहले आता था 44%, अब आता है 57%, यानी जितना मिला था उसमें और ज्यादा अब मिल गया है जमुई में। जमुई में सोनो प्रखंड है, ब्लॉक का नाम ही सोनो है, तो इसका मतलब है कि लोगों को पहले से आइडिया था। अब वैज्ञानिक तकनीक से आपने पता लगाया, वहां के लोग पहले से नाम रखे थे सोनो, ठीक है। तो वहां पर जो है, जो पहाड़ी है वहां पे मिलता है। तो हाँ, उत्पादन में, स्वर्ण उत्पादन में भले कर्नाटक अभी भी आगे है, लेकिन आने वाले कुछ समय में तुरंत कर्नाटक को, आंध्र प्रदेश को, सबको पीछे छोड़ देगा बिहार, ठीक है। तो ये याद रखना, रामगिरी जो है खान आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में है। कोलार खान अब तक जो है देश का सबसे बड़ा स्वर्ण खदान है, लेकिन अब जल्द ही जमुई इसको पीछे छोड़ देगा, ठीक है। तेलंगाना, तमिलनाडु ये सब ऐसी है। चलो, मपोनेंग खान सबसे गहरा है। हीरा, भारत में ये केवल जो है मझगांवा खान पन्ना जिला में मिलता है, मझगांवा खान, ठीक है। तो मझगांवा खान का संबंध किससे है? मझगांवा माइंस का डायमंड से, मझगांवा डायमंड, ठीक। जस्ता, राजस्थान के उदयपुर में
ठीक है, जावर खान, जावर खान या जवार लिखता है, जावर, जो भी पढ़िए इसको। जस्ता उत्पादन के लिए फेमस है। जस्ता के साथ साथ सीसा, दोनों को जुड़वा धातु कहते हैं। लेड, जिंक प्लस लेड, इनको ट्विन बोलते हैं, ट्विंस। ये दोनों एक ही साथ मिलते हैं, जस्ता और सीसा एक साथ मिलता है। ठीक है, जिंक और जो लेड है वो एक साथ मिलता है। ठीक, तो उत्पादन में राजस्थान प्रथम है। ठीक, जम्मू कश्मीर उत्पादन में दूसरे स्थान पर है। तो जस्ता और सीसा दोनों के उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 है। जस्ता और सीसा को जुड़वा धातु बोलते हैं, ट्विन मिनरल्स, दोनों एक साथ पाया जाता है। यूरेनियम भारत की सबसे महत्वपूर्ण खान जादूगोला है। ठीक है, झारखंड भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम खान जादूगोला जो सिंहभूम में, ठीक है, जादूगोला झारखंड यूरेनियम। बिहार में यूरेनियम थोड़ा सा गया में मिलता है। मैग्नेजाइट याद रखना, वो जो था हम लोग जो शुरू में देख रहे थे मैग्नीज, जो मैंगनीज था वो अलग चीज था, मध्य प्रदेश। ये मैग्नेजाइट उत्तराखंड, सर्वाधिक 68% इसका स्टोरेज कहाँ है, भंडार उत्तराखंड में है। चांदी हम बताए थे ना, जावर खान की सीसा, जस्ता, सल्फर, चांदी, ये सब कहाँ मिलता है, जवाहर खान में। कर्नाटक चितगुर, बेलारी, आंध्र प्रदेश कुटप्पा, गुंटूर, झारखंड। ठीक है, चांदी उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर है। तो आप देखिएगा, जिंक, इसके साथ लेड यानी पीबी, जो उसको पीबी कहते हैं, ठीक है, उसके बाद सल्फर गंधक, उसके बाद ये अपना एजी यानी कि सिल्वर। ये चारों आपको कहां मिलता है, जो है राजस्थान के जवार खान में। जावर या जवार जो कि हम लोग आमदत हो गए, जावर बोले कि यहां जवार जवार लिखा हुआ है। फिर थोरियम, राजस्थान के पाली में और केरल में, केरल के मोनाजाइट चट्टानों, मोनाजाइट रेत जो है उसमें। विश्व का सबसे बड़ा थोरियम उत्पादक देश भारत है। विश्व का सबसे अधिक, मतलब 25% मानते हैं कि थोरियम कहां है, भारत। विश्व का सबसे अधिक थोरियम का भंडार केरल के मोनोजाइट बालू में पाए जाते हैं, जो उसका तट पर मिलता है। ठीक है, पाइराइट्स, ये पाइराइट थोरियम पाइराइट्स ऐसे ना 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 ना, ये थोरियम को मेरा जिला पूरे भारत में ही नहीं दुनिया में सबसे ज्यादा पाइराइट्स के लिए जाना जाता है। ठीक है, जिसमें 40% सल्फर मिलता है। छूट गया है, मेरा ही जिला छोड़ना था इसको। पाइराइट्स रोहतास बिहार, ठीक है, सबसे ज्यादा। पीपीसीएल अमझोर, पाइराइट्स फॉस्फेट्स केमिकल लिमिटेड। ठीक है, पाइराइट्स में सल्फर मिलता है गंधक। पूरे भारत, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा पाइराइट्स भारत में, अब भारत में 90% पाइराइट रोहतास जिला बिहार में। तो थोरियम को पाइराइट्स कहते हैं, जबरदस्ती करके पाइराइट्स बना दिए। तो ठीक है, क्रोमाइट झारखंड और ओडिशा, इसके उत्पादन में, क्रोमाइट के उत्पादन में ओडिशा टॉप पर है। ठीक, जो टंगस्टन है जिससे बिजली के बल्ब का जो तार बनता है, इसका डेगाना राजस्थान, इसका डेगाना राजस्थान। इसी तो हम पकड़े कि उसका तो मिल ही नहीं रहा है कहीं कुछ, पाइराइट्स, थोरियम पाइराइट्स तो अरे भैया वो मोनोजाइट है, वो पाइराइट्स क्यों रहेगा, मोनोजाइट अयस्क में थोरियम मिलता है, उसी से यूरेनियम बनाया जाएगा, इसीलिए उसका प्रयोग किया जा रहा है। अगर भारत अगर अपना थोरियम को यूरेनियम में बदलने में सफलता प्राप्त कर लिया तो अगले 1000 साल तक हम लोग की बिजली की समस्या सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, 1000 साल तक हमको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की, अकेले हम लोग सक्षम हैं, उसी पे काम चल रहा है। आज जिस दिन हम लोग बनाने में सफल हो गए पूरा काम हो जाएगा, इसी पे रिसर्च हो रहा है। हाँ, सब कुछ, बहुत कुछ आसान हो जाएगा।
अभी कुछ वर्षों में, मतलब अगले 15 वर्षों में जो है बहुत हद तक भारत एक विकसित देश की ओर बढ़ जाएगा। मतलब महंगाई बहुत कम हो जाएगी भारत में, और महंगाई कम इन द सेंस होगी कि वस्तुओं के दाम भले बढ़ जाएंगे लेकिन आपकी कमाने की क्षमता बहुत बढ़ जाएगी। तो हम्म हम्म वही। तो राजस्थान में एक जगह है डेगाना, ठीक है, पाली के आसपास है, वो बिजली के बल्ब में जो यूज किया जाता है टंगस्टन, ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जो गलने का जो मेल्टिंग पॉइंट है ना बहुत ज्यादा होता है, और इसीलिए बिजली के बल्ब में किसका इस्तेमाल करते हैं? टंगस्टन का। सोचो, इलेक्ट्रिसिटी की खोज जो है वो पहले हो चुकी थी, ठीक, इलेक्ट्रिक सिस्टम जो इलेक्ट्रॉन से जो हम लोग ये करते थे बिजली का, लेकिन बल्ब नहीं जला था। और सैमुअल मोर्स ने बिजली का यूज करके पहले टेलीग्राफ से संदेश भेजा, उसके 41 साल के बाद 1878 में जाके बल्ब बना पाए थे थॉमस अल्वा एडिसन। यानी इलेक्ट्रिसिटी पहले आ गई, उसमें बल्ब में रोशनी 41 साल के बाद आई है। आगे बात समझ में? इलेक्ट्रिसिटी का सबसे पहला प्रयोग बल्ब जलाने में नहीं हुआ था, सैमुअल मोर्स द्वारा टेलीग्राफ का संदेश भेजने में किया गया था। कब? 1837 में। और उसके 41 साल के बाद थॉमस अल्वा एडिसन ने इनकैंडेसेंट बल्ब बनाया था, और तब जाकर के जो है बल्ब जला था 1878 में। और उसके 19 साल के बाद भारत में दार्जिलिंग में सबसे पहला बल्ब जला, ठीक है। सीसा, झारखंड स्थान, देखिए इसका, अच्छा फिर देखो, फिर गड़बड़ा गया है। सीसा, इसका सर्वाधिक भंडार कहां है? राजस्थान में, ठीक है। और जो ये लिग्नाइट है ना तमिलनाडु, नहीं बोले थे अभी, जो निगवेली, इसका सर्वाधिक भंडार कहां है? तमिलनाडु में है। अब समझ में आया? हाँ, जो निगवेली सालेम जिले में, तो लिग्नाइट जो है वो कहां? निगवेली। इसका सर्वाधिक भंडार कहां है? तमिलनाडु में, लिग्नाइट का। ये तीसरे प्रकार का कोयला, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस के बाद लिग्नाइट, और तब पीट होता है सबसे खराब। 3 छत्तीसगढ़ में, पूरे भारत में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में टीन अपना ये होता है बस। टीन इसके अलावा पूरे भारत में कहीं नहीं मिलता है, केवल छत्तीसगढ़ में। हाँ, इसी टीन में जब कॉपर मिला दिया जाता है, पूरा कॉपर 88% में जो लोग 12 साढ़े 12% टीन मिला देते हैं तो वो ब्रोंज बन जाता है, कांसा बन जाता है। न हम रहते तो ये सब गड़बड़ हो जाता। जैसे जो लोग लूसेंट ऐसे पढ़ रहे होंगे उनके देखो ये रोहतास जिला, ठीक है, लिग्नाइट का सबसे ज्यादा तमिलनाडु, सीसा सबसे ज्यादा राजस्थान। तो नहीं, ये तो इसका ठीक कर, इसका कर रहे हैं, इसका नहीं गैप कर दिए हैं सब, इसका गैप कर इसलिए बोल रहे हैं, ठीक है, वो तो कह ही रहे हैं कि सीसा सबसे ज्यादा कहां? राजस्थान, पाइराइट जो है वो रोहतास। कर्नाटक का धारवाड़ क्षेत्र, वहां एक जिला है धारवाड़, वहां सबसे पहले खनिज संसाधन युक्त वाले चट्टान मिले थे। धारवाड़ जिले के नाम पे उनका नाम ही रख दिया गया धारवाड़ चट्टान। ऐसा नहीं केवल कर्नाटक मिलता है, पूरे भारत में मिलता है धारवाड़। पृथ्वी जब बना था तो जो सबसे पहले जो चट्टान बने उनको आर्कियन चट्टान कहते थे। फिर एक लंबे समय के बाद बारिश, तापमान, समय बीतने के साथ कई जगहों पर आर्कियन चट्टान धारवाड़ चट्टानों में बदल गए, ठीक है। और धारवाड़ चट्टानों में सबसे ज्यादा धातु मिलता है, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, सीसा, जस्ता, ये सब कहां मिलता है? धारवाड़ चट्टानों में। नाम धारवाड़ क्यों रखाया? क्योंकि सबसे पहले भारत में कर्नाटक के धारवाड़ जिले में मिला, इसे नाम रख दिया धारवाड़। वरना राजस्थान में जो अरावली पहाड़ी है ना, ये पूरा धारवाड़ी चट्टान है। जो झारखंड है अपना, छोटा नागपुर का पठार, पूरा धारवाड़ चट्टान है। तो कहने वाला चट्टान का प्रकार वही है। नाम क्यों रखाया? क्योंकि सबसे पहले ये चट्टान कहां मिला हम लोगों को? कर्नाटक के धारवाड़ जिले में। तो धारवाड़ क्षेत्र धात्विक खनिजों में सर्वाधिक जिला है, हाँ, और वहीं पर यह चट्टान सबसे पहले मिला था, इसलिए उन चट्टानों का नाम क्या रख दिया गया? धारवाड़।
ऐसा कुछ नहीं है। कन्नड़ भाषा बोली जाती है वहां पे, इसके चलते कन्नड़ से वो ठीक है, कर्नाटक हुआ है। और उसका पहले का नाम धारवाड़, एक जिला है धारवाड़ वहां बस। अगर पूरा ऐसा होता तो कई जिलों। ठीक है, मैं भी बता रहा हूँ कहीं पढ़ लिए होंगे वो, हम आज तक ऐसा नहीं पढ़े हैं, हम उनके ये पर नहीं जा रहे हैं। मैं भी कहीं पढ़ा, क्यों काट दे सीधे मान लो, ठीक है, हो सकता है कहीं पढ़े हो, बाद में हमको भी पता चले और हम अभी काट दें और बाद में मूर्ख बन जाएं। इसलिए उनके अपने ज्ञान को हम अपने जानकारी में जितना जानते हैं बता दे रहे हैं आपको कि वो एक जिला है धारवाड़, ये जानते हैं। ठीक है, भारत के शीर्ष 5 खनिज उत्पादक राज्य में क्रमशः ओडिशा है, राजस्थान है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ और झारखंड है। ठीक, हाँ ये जरूर है कि भारत का टोटल खनिज मटेरियल्स में से 43% इलाका जो छोटा नागपुर के पठार में आता है। हम लोग उसको गलत तरीके से झारखंड समझ लेते हैं। छोटा नागपुर के पठार में ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड सब सम्मिलित है। आई बात समझ में? इसलिए 43% खनिज संसाधन है। हम लोग को क्या लग जाता है कि अकेले झारखंडे 43% है। नहीं भैया, खनिज संसाधनों में झारखंड 5वें स्थान पर है। हम लोग ओडिशा, छत्तीसगढ़ को मिला देते हैं ना, तब पूरी हम इसीलिए बोले, हम क्यों से फ्री ट्रांसपोर्टेशन पॉलिसी की बात की है कि अगर तरीके से अगर डील किया जाता तो हिंदुस्तान की 1/3 से लेकर के 40% तक फैक्ट्रीज कहां होती, इन्हीं तीनों राज्यों में। ठीक, और बंगाल मिला देते हम लोग तो समझो आखिर ये तीनों और उत्तराखंड जो है, क्यों ये सब अलग हुए? पहले ओडिशा अलग हुआ बिहार से 36 में, फिर 2000 में झारखंड अलग हुआ, छत्तीसगढ़ 2000 में अलग हुआ मध्य प्रदेश से। जब क्यों अलग हुए? कि हम लोग खनिज संसाधन से धनी थे लेकिन हमें इसका फायदा नहीं मिला। भारत में सबसे ज्यादा गरीबी इन्हीं राज्यों में रही जो खनिज संसाधनों में सबसे धनी थे। क्यों? ठीक है, क्योंकि सारा विकास वहीं किया गया। आप देखिएगा कि जो अलगाववादी थे कि हम अलग हो जाएंगे, हम अलग हो जाएंगे, तो तुष्टीकरण की नीति जो है वो बड़ी खतरनाक रहती है। करे भाई दे दो उसको, थोड़ा दे दो, मन शांत हो जाएगा। जिसको मांगने की आदत लग जाती है ना, लेने की, वो कितना भी आप उसका पेट भर दीजिएगा ना, उसकी आदत देन एंड देयर स्टॉप इट, और कड़ाई से। ठीक, उस समय नेहरू जी को लगा होगा कि इन राज्यों को रोकने के लिए जरूरी है कि थोड़ा सा इनका भला किया जाए। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ हिंदी भाषी राज्यों को, यूपी और बिहार को। आपको यूपी को मिल गया प्रधानमंत्री और बिहार को मिल गया राष्ट्रपति, लॉलीपॉप मिल गया। ठीक, अब बाकी जो है बाकी सबको मिल गया, हम लोग रह गए ऐसे ही, और हम लोग बन गए मजदूर उत्पादक। तो इसीलिए हम लोग पॉलिटिकली ज्यादा एक्टिव रहते हैं। और आर्थिक रूप से ज्यादा एक्टिव कौन रहते हैं? गुजरात वाले, महाराष्ट्र वाले, तमिलनाडु वाले, गोवा वाले, केरल वाले, वो सब एक्टिवली ज्यादा, उनको पता रहता है कि जीवन को उन्नत कैसे बनाना है। और हम लोग इसमें रहते हैं कि कैसे हमारे जाति का नेता मुख्यमंत्री बन जाए। ठीक है, सब वही हाल है यहाँ का। ठीक, भारत के शीर्ष 5 खनिज उत्पादक राज्यों में झारखंड जो है वो 5वें स्थान पर है और ओडिशा जो है वो पहले। अपरिष्कृत पेट्रोलियम, अपरिष्कृत का मतलब होता है जो रिफाइंड नहीं हो, जो कच्चा हो, क्रूड हो। ठीक है, डेट इज क्रूड पेट्रोलियम। टर्शियरी युग की औषधि शैलों में, ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स में, सेडिमेंट्री रॉक्स में उस समय हम लोग देखें कि असम के डिगबोई में, गुजरात के अंकलेश्वर में और मुंबई के बॉम्बे हाई में, महाराष्ट्र में, कौन से ये में सेडिमेंट्री टर्शियरी, टर्शियरी युग। ये टर्शियरी का मतलब तीसरा होता है। हम लोगों ने अपने पृथ्वी को जब 4 युगों में बांटा तो तीसरा युग था, उसी में ये सब पेट्रोलियम औषधि सेलों में पाया। अब देखो, जैसे मान लो कि कोयला भी औषधि सेलों में ही मिलता है। कोयला और पेट्रोलियम किस में मिलते हैं? औषधि में। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेडिमेंट्री, जिसमें सेडिमेंट्स बने, तरफ बने परतदार, परत। औषधि को क्या कहते हैं हिंदी में दूसरा नाम? परतदार, जिसको अंग्रेजी में सेडिमेंट्री भी बोलते हैं। होता क्या है कि ये परत में होता है और इन परतों के बीच में अगर पेड़ पौधा दब गया तो कोयला बनता है, और अगर जंगली जानवर मनुष्य ये सब दब गए तो पेट्रोलियम बनता है। आई बात समझ में? अगर वेजिटेरियन चीजें दबी, ठीक है, नहीं,
कोयला। हाँ, अगर पेड़ पौधा दब गया तो कोयला, और अगर जीव दब गया तो पेट्रोलियम। है? हाँ, तो कोयला आप लोग हो गए वेजिटेरियन हो गए, और उधर खारी देश में चला गया वो ये हो गया नॉन वेज। आप दबिएगा तो पेट्रोलियम बनेगा। चलिए, मतलब हम लोग दबेगा तो पेट्रोलियम, अब पेड़ पौधा दबेगा तो कोयला। व्यवस्थित ढंग से तेल अन्वेषण उत्पादन। तेल अन्वेषण का मतलब होता है कि अन्वेषण का मतलब होता है जांच करना, इन्वेस्टिगेट करके, मतलब उसको खोजना। अन्वेषण का मतलब होता है एक तरह से खोजना, ठीक है। इसको अंग्रेजी में कहा जाता है एक्सप्लोरेशन। यहां पर इसको अंग्रेजी में कहते हैं एक्सप्लोरेशन, अन्वेषण को। ऐसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो वो जांच के लिए अन्वेषण का दो मीनिंग होता है। एक होता है एक्सप्लोर करो, खोजो खोजो खोजो, सीबीआई वही जांच, तो खोजो तो जांच करो तब ना मिलेगा, तो ये एक्सप्लोर करना। तो तेल अन्वेषण और उत्पादन 1956 में कब शुरू हुआ? जब ओएनजीसी की स्थापना हुई। ओएनजीसी, ठीक है। ओएनजीसी का मुख्यालय कहां पढ़े थे हम लोग? देहरादून। बहुत बढ़िया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, ओएनजीसी। अच्छा, पेट्रोलियम भी और नेचुरल गैस जमीन के बहुत नीचे पाए जाते हैं। उन्हें बाहर निकालने के लिए ना गहन कूपों की, यानी कुआं, गहरे कुओं, डीप वेल की खुदाई करनी पड़ती है। इसे प्रवेधन कहते हैं, ड्रिलिंग। ड्रिलिंग समझ में आ रहा है? ड्रिलिंग, ठीक। वेधना। सतह के निकट स्थित खनिजों को जिस प्रकार से निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। उसे आखनन, ये एक प्रकार का एक्सकर्शन या समथिंग इसको बोलते हैं, आखनन, ठीक है, जो जमीन के निकट होता है। क्योंकि वेनेजुएला में भी बहुत सारा तेल मिला है, ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है ना, कुछ जमीन के बहुत नीचे है, जिसको निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। क्वेरिंग, ठीक है। आखनन का मतलब क्वेरिंग। क्वेरिंग, आखनन, जो सतह के नजदीक रहता है उसको निकालना क्वेरिंग कहते हैं। और वो ड्रिलिंग, प्रवेधन, ड्रिलिंग। भारत में शैल गैस के संसाधन, शैल गैस, जो ये शेल होता है ना, ये सब चट्टान का प्रकार, इसी में गैस छुपा रहता है। किसान कैम्बे बेसिन, वही खंबात की खाड़ी, खंबात को कैम्बे कहते हैं अंग्रेजी में। कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन और विंध्य बेसिन में पाया गया है। एनालिसिस। भारत के कतिपय तटीय क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इल्मेनाइट और रूटाइल टाइटेनियम के समृद्ध स्रोत हैं। इल्मेनाइट और रूटाइल जो है वो टाइटेनियम के ओर हैं। हाँ, टाइटेनियम का, ठीक है। तटीय क्षेत्रों में टाइटेनियम। इल्मेनाइट किसका ओर है? टाइटेनियम का। याद रखना, एग्जाम में पूछ सकता है इस बार, दरोगा में पूछ सकता है। इल्मेनाइट, ठीक है। और जो ये सिविल कोर्ट वाला 17 मार्च को होने की संभावना है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा उसमें टेस्ट टाइप का करा दें 10। तो भर दिए थे, तो उसका प्यून वाला शायद बाद में लेगा, एक साथ तुरंत थोड़ी ले लेगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक ही खिंचा रहा है, स्पीड जा रहा, सही ना? अच्छा जब खासा पोर्शन खत्म हो गया होगा क्या? बहुत सारा चीज कवर हो गया होगा ना तेजी से, ठीक है। कम से कम मॉडर्न इंडिया में हम लोग गवर्नर जनरल सारा देख लिए, ठीक है। प्योरिटी में तेजी से बढ़ रहा है, ज्योग्राफी में लोग चीजों को देख रहे हैं, ठीक ठीक अपना, इतना भी हो जाएगा। और जो करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, जैसे कि दर्पण का हो रहा है, अभी जनवरी का हुआ था,
अभी फरवरी का कराएंगे तुरंत इस रविवार को, और उसके बाद तुरंत मार्च का हो जाएगा, तो उसमें आया कीजिए क्योंकि वो फायदा करता है। ठीक है, यूट्यूब पर भी डाला हुआ है। हाँ, सैटरडे को टेस्ट है 4 बजे शाम में, परसों। ठीक, उसमें आइएगा। जो लोग टॉप 10 रहेंगे, टारगेट दिया हुआ टेलीग्राम पर, उन लोगों को हाँ प्राइज अपना मिलेगा। राज्य के नीतिनिदेशक सिद्धांत डीपीएसपी भाग 4 में है और 36 से 51 अनुच्छेद में है। आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा मिली थी, इसको न्यायालय में लागू नहीं किया सकता है, क्योंकि भैया ये जब हमारे पास पर्याप्त संसाधन हो जाएगा तब इसको लागू किया जा सकेगा। ठीक है, इसलिए इसे वैधानिक शक्ति यानी कि एनफोर्समेंट, लॉ का एनफोर्समेंट नहीं प्राप्त है। किंतु फिर भी इस भाग में अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। ठीक है, हाँ ठीक है, ऑनलाइन भी प्रोवाइड हो जाएगा। चलो, लेकिन ऑनलाइन वालों को जो है प्राइज नहीं मिलेगा क्योंकि ऑनलाइन वाले मोबाइल फोन का प्रयोग करके टॉप कर सकते हैं। ठीक है, क्या किस में ये रह गया है क्या? वो ये करने में निकल गया होगा मे बी, मतलब अच्छा इसमें नहीं हुआ था। ठीक है, उनको हम बोल देंगे, वो कर देंगे उसमें जो अच्छा जो 32 वाला है ना। ठीक है, उसको डलवा देंगे कल। उनको रहा होगा कि हम लोग कर लिए हैं इसलिए वो उनका ये हो गया होगा। ठीक है, किंतु जो संवैधानिक गुजारों का आधार है वो अगली क्लास में हम लोग करा लेंगे। किंतु फिर भी इस भाग में अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं, भले उनको लागू नहीं कह सकता है, लेकिन उसका इंटेंशन आपको पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि डीपीएसपी जो है हमारे देश के लिए ही है। ठीक है, और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य की ड्यूटी होनी चाहिए। ठीक है, यानी शासन कैसे किया जाए ये कौन सिखाता है? डीपीएसपी। बी.आर. अम्बेडकर साहब ने डीपीएसपी को भारत के संविधान की अनूठी विशेषता कहा है, जहां मौलिक अधिकारों को, वो तो बोल ही रहे हैं कि जो उसमें जो संवैधानिक गुजारों का अधिकार है 32 वाला, वो संविधान की आत्मा है। और डीपीएसपी को क्या कहते हैं कि संविधान की अनूठी विशेषता। ये याद रखना, कहीं घुमा के पूछ दिया तो फिर ये हो जाएगा। मान लो कि पूछ रहा संविधान की अनूठी विशेषता, याद रखना डीपीएसपी किसने कहा है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने कहा है। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य, वेलफेयर स्टेट क्या कॉन्सेप्ट का समावेश राज्य के डीपीएसपी में किया गया है। वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, क्या स्थापना करना होता है। सोशल एंड इकोनॉमिकल लोकतंत्र, याद रखना, यानी कि समाज में किसी के बीच में कोई भेदभाव ना हो। ठीक, अब ये नहीं कि आप में से आए तो हम कहेंगे अरे बाकी लोग डिस्प्ले तुम नीचे बैठो। तो ये क्या हुआ? ये हुआ कि आपने सोशल इनइक्वालिटी कर दिया किसी के साथ, और इकोनॉमिकल, आर्थिक। तो इसमें जैसे कि आप किसी को कमाने नहीं दे, मान लो कि कोई बेचारा अपना गुपचुप ला करके बेच रहा है अपना गोलगप्पा, और वो गरीब आदमी अपना एक कोना पकड़ ही लिया, तो क्या हो गया? नियम है सरकार के पास कि वो अतिक्रमण करने के आदेश में आपको हटा सकती है, लेकिन एक व्यवहारिक पहलू अपनाया गया है सरकार के द्वारा कि जो रोड साइड जो हॉकर्स हैं और जो ये सब टाइप के जो लोग अपना खोमचा लगाते हैं, अगर आप इनको कमाने नहीं दीजिएगा ना, तो कल को फिर सामाजिक अपराध में बढ़ोतरी होगी। तो कुछ चीजों में आंख मूंद लेना चाहिए, और नहीं अगर आपको लगता है कि हम खोमचा को उठा के फेंक देंगे, तो फिर उसको कहीं दीजिए दुकान, उसको अवेलेबल कराइए और उससे नाम मात्र किराया लीजिए। नाम मात्र किराया का मतलब है कि 5 रुपया रोज लीजिए, उसको दिखाइए, दीजिए दुकान, क्योंकि वो क्या बेचेगा और क्या खाएगा। ठीक, दिन भर में कोई रिक्शा वाला या कोई गुपचुप वाला कितना कमा लेगा वैसे। ठीक है, वो राजा महाराजा तो नहीं हो जा रहा है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में सरकार भी इसके हिसाब से चलती है, आर्थिक प्रजातंत्र। पहले आप सबको दे दो रोजगार, उसके बाद उसको लात मारना। तो जब आप नहीं दोगे तो थोड़ा सा सहूलियत तो, कन्वीनियंस तो आपको देना पड़ेगा। भारत सरकार यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान में डीपीएसपी को शामिल किया गया है। और यह भी देखो, जैसे था
कि कैसे होगा कि हम लोग कोचिंग नहीं चलने देंगे 9 बजे से सुबह शाम 4 बजे तक, ये वो दिस डेट के पाठक जी का था। हम क्या बोले थे कि के पाठक जी नहीं, बिहार सरकार को भी अधिकार नहीं है रोकने का। आप हमको व्यवसाय करने से रोक नहीं सकते हैं। आपका जो टैक्स होगा वो लीजिए, और टैक्स हम तभी देंगे जब हमको कमाई होगी। हमको घर का खर्ची चलाने का खर्चा नहीं निकले, हम सरकार को टैक्स देंगे तो हम खाएंगे क्या? हम सरकार को तभी टैक्स देंगे जब मेरा खर्चा काट के हमको कुछ बचेगा, और नहीं तो हम नहीं देंगे। ये भी बात है। तो और उसको हम कानून में साबित कोर्ट में कर देंगे, बहुत सारी चीजें हैं। तो वो होना क्या चाहिए कि आपका नॉलेज जो होता है ना, वो आपको पॉलिटिकली और हर तरह से अवेयर बनाता है। और सरकार के खिलाफ लड़ने के लिए इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ाई लिखाई राजनीति के लिए भी बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि पढ़ा लिखा आदमी वहां, चाहे वो कोई हो, वो ज्यादा, इसीलिए जो आईएएस अधिकारी क्या होते हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे होते हैं, और फिर वो नेताओं को अपने हिसाब से जो है मूर्ख बनाना शुरू कर देते, और नौकरशाही भारी पड़ती चली जाती है। इसीलिए नेता को भी शार्प होना चाहिए ताकि कोई उसको मूर्ख न बना सके। भारत सरकार अधिनियम 1935 में 1935 में अंतर्विष्ट, अंतर्विष्ट का मतलब होता है कि जो उसी में शामिल हो, ठीक है, इनहेरिटेड हो, अनुदेश प्रपत्र, जो डायरेक्शन का जो लेटर है, वो भारतीय संविधान में राज्य के नीतिशक तत्वों के रूप में समाविष्ट किया गया है, अनुदेश प्रपत्र को। इसी को आगे चल के क्या बना दिया गया, डीपीएसपी। यह प्रपत्र 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर और प्रांतों के गवर्नरों को जारी किया जाता था। अनुदेश प्रपत्र, अनुदेश प्रपत्र, ठीक है। अनुदेश तो वैसे हो जाता है डायरेक्शन के लिए, इंस्ट्रक्शन फॉर्म, प्रपत्र या फॉर्मेट टाइप का प्रपत्र का स्वरूप। तो इंस्ट्रक्शन, अनुदेश, वहां इंस्ट्रक्शन दिया गया था, उसी को यहां पर डीपीएसपी बना दिया गया कि आपको शासन कैसे करना है। इंस्ट्रक्शन फॉर्म। राज्य के नीतिशक सिद्धांत निम्न है। आर्टिकल 38, राज्य लोक कल्याण, पब्लिक वेलफेयर के बढ़ाने के लिए, अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को 3 तरह के न्याय मिले, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सामाजिक न्याय, सोसाइटी में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्थिक न्याय, सभी को कमाने के बराबर मौके मिलेंगे। राजनीतिक न्याय, आपको वोट देने का अधिकार मिलेगा और आपको चुनाव में लड़ने का अधिकार भी रहेगा, ठीक है। ये सब क्या है, पॉलिटिकल जस्टिस है। तो जस्टिस कितने प्रकार का, 3। और 39, आर्थिक न्याय प्राप्त करने के सिद्धांत का उल्लेख है। 39 का क, पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। आप हमको कमाने से रोक नहीं सकते, और नहीं तो आपको जो है आपके सैलरिया से हम पैसा खींच लेंगे अगर आप हमको कमाने से रोकिएगा तो। जैसे कि उन्होंने कहा था कि हम नहीं पढ़ाने देंगे, ठीक है। तो संविधान का कई अनुच्छेद उनकी बातों को काट रहा था कि आप कौन होते हैं रोकने वाले। आप अपनी तानाशाही टीचर पे चलाइए जो बिहार सरकार के हैं, हम पर आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। कि आप हैं अपने जगह तो हम भी अपनी जगह हैं, ठीक है। तो ये चीज, कारण क्या है कि आप आईएएस होंगे, हमको नहीं मतलब है। भारत का संविधान मुझे भी भारत के नागरिक के रूप में पर्याप्त अधिकार देता है। आप आईएएस हैं, आप तानाशाह नहीं हैं, इसको याद रखिएगा। और आप सबसे बड़ी बात है कि आप नौकरशाह हैं, यू आर अ सिविल सर्वेंट, उसको मत भूलना, उस शब्द को कि आप क्या हैं, ठीक। उसके बाद जो है याद रखिए कि नौकर शाह में शाह बाद में है, नौकर पहले है। तो अपने हैसियत को याद रखिए, ये लोकतंत्र है, ठीक है, ये लोगों का तंत्र है और हम उस लोकतंत्र के एक हम भी पार्ट हैं। तो आप यूं ही हमको मक्खी मच्छर नहीं समझ सकते कि मसल दें हम, ठीक। डिपेंड करता है आपकी पर्सनालिटी पर कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, ठीक है। 39 का ख, ग और घ ये सब है, इसमें छोटी छोटी बातें हैं। जो पहला वाला है उसका पुरुष और स्त्री सभी को पर्याप्त साधन है,
कि भैया अपना जीविका के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है। 39 का ख कहता है समुदाय की भौतिक समुदाय का स्वामित्व, पूरे भारत में जो भी चीज मिल रहा है मिनरल रिसोर्सेज सबका स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो कि इसे सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन बन सके, हम सभी को उसका फायदा हो, इस प्रकार से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन हो। यह नहीं कि किसी के पास पूरा हो जाए और बाकी किसी को कुछ न हो, यह भी ध्यान रखने के लिए कहा गया है। इसीलिए इसके लिए क्या किया जाता है, जो ज्यादा कमाता है उससे ज्यादा टैक्स और जो कम कमाता है उससे कम टैक्स। ठीक है, कि ज्यादा कमाओगे तो तुमको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि शुरुआत जब कम कमाइएगा तो आपको 1 भी रुपया टैक्स नहीं देना है, थोड़ा सा उससे ज्यादा कमाइएगा तो आपको 5%, उससे ज्यादा कमाइए तो 10%, उससे ज्यादा कमाइएगा तो करोड़ रुपया कमाइएगा तो 30%, तो आपका 1 करोड़ में 30 लाख रुपया जो कौन बनेगा करोड़पति में दिया था ना 1 करोड़ रुपया, उसमें 30% आपका पहले ही काट देते हैं सरकार, आपको हाथ में मिलता है 70 लाख रुपया। तो आप जो कहते हैं ना कौन बनेगा करोड़पति, इसमें करोड़पति नहीं बनाते हैं, सरकार आपसे 30 लाख रुपया ले, आपके अकाउंट में केवल 70 लाख रुपया आता है। कहने का मतलब कि करोड़पति ना बने। ठीक है, तो और जबकि आप कमाइएगा 5 लाख रुपया तो सरकार आपसे कुछ नहीं लेगी कि क्या 5 लाख रुपया, ऐसा समझ में। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो लाइन नहीं देख रहा है कि सामूहिक हितों का सर्वोत्तम साधन बन सके, यानी कि मैक्सिमम लोगों तक फायदा पहुंचे इसका, इसीलिए ऐसा किया गया है। तो ये नहीं कि सरकार जो है इसको उसको बढ़ा रही है। ठीक है, वो जितना कमाएगा उसी हिसाब से वो टैक्स भी भरता है। इस खंड के अधीन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए राज्य उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण भी कर सकता है। 39 का ख, इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण कर दिया था या एयर इंडिया का किया गया था राष्ट्रीयकरण, और अब वो टाटा को मिला। अब एयर इंडिया के बिकने का कारण क्या रहा, आखिर एयर इंडिया, मोदी ने तो देश बेच दिया। ठीक है, उनके आलोचक आरोप लगाते हैं। तो एयर इंडिया के बिकने का जो कारण रहा, एयर इंडिया में गए पटना में, तो उधर अपना, हाँ चलिए उधर जाइए, वहां सीट है, कौन इंडिया में घुस गए हम। अगली बार इंडिगो की फ्लाइट, नमस्ते सीट नंबर, टिकट नंबर यहां पर है सर, एक्सक्यूज मी सर मैं खोल देती हूँ। ठीक, ये इंडिगो, एयर इंडिया, हाँ मैं पायलट निर्मला कुमार, अब आपके लिए अभी हम लोग उड़ान भरने वाले हैं, आप सभी यात्रीगण, आप सभी को ऐसे वैसे वहां, एक्सक्यूज मी जेंटलमैन प्लीज टाइटन योर बेल्ट्स, नहीं ये वो दिस डेट इंडिगो। अब यात्री मन में सोच रहा है अगली बार कहेंगे टिकट यार इंडिगो में ही कराने के लिए, इसमें नहीं जाना एयर इंडिया में। अब मोदी क्या किया, एयर इंडिया बेच दिया। जब तक सरकारी सोच रहेगी ना किसी चीज में कि हमारी नौकरियां ले कौन जाएगा, ठीक, प्राइवेट वाले के साथ दिक्कत क्या है कि अगर हम अलर्ट मोड में नहीं रहेंगे तो हमारी कंपनी नुकसान में चली जाएगी, फिर हमको कौन बचाएगा। सरकारी वालों के साथ दिक्कत क्या है, हमारा कौन का बिगाड़ लेगा। ठीक है, हमारी नौकरियां के ले लेते ही हो। ठीक है, इसीलिए वो ऐंठ के बात ही आता है। आप आज से कुछ साल पहले तक एसबीआई में चले जाते, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, देखते हो लोग का, वो तो अभी सीधा हुए हैं सब कुछ। और वही आप प्राइवेट बैंक में जाइए, जाते ही चाय पूछेगा, ये पूछेगा, वो पूछेगा, ये सर बैठिए सर, बोले ना घरे में आ जाएंगे सर, आप यहाँ क्या के लिए कष्ट कर दिए, करता है ना सब। इन लोग के पास जाओ तो ये चुपचाप अपना, हाँ क्या, अभी वो थोड़ा बहुत कढ़िया देंगे सब। लेकिन चूंकि इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि अब थोड़ा बहुत ठीक ठाक से बतिया लेते हैं, तो पता है कि चला जाएगा ऐसे में, चाहे HDFC कहीं चला जाएगा। तो इसलिए भी चीजें जो है, तो उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण कर जरूर सकते हैं, लेकिन फिर वो क्या बन जाता है, सफेद हाथी। ठीक, क्योंकि आदत हो गई है मुफ्त का मलाई खाने की, तो इसी लिए 39 का ग, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधन का सर्वसाधारण के अहित के लिए केंद्रण न हो, यानी धन का समान वितरण हो। ठीक है, धन का समान, कोशिश हो कि अभी हम क्या बोले टैक्सेशन वाला, कि आप ज्यादा कमाइएगा तो आपका टैक्स ज्यादा, और आप कम कमाइएगा तो हो सकता है आपसे टैक्स लिया भी ना जाए। 39 का घ डी,
पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो, समान कार्य के लिए समान। मान लो महिला दरोगा है और पुरुष दरोगा है, तो दोनों की सैलरी क्या होगी, बराबर। तो एक बार हमको एक महिला दरोगा मिल गई, हमको गांधी मैदान से हम जा रहे थे गोला रोड, तो वो बहुत गुस्से में थी और एजेड थी। हमको लगता है कि वो बताई हमको कि वो अनुकंपा पर हुई थी पति की मृत्यु के बाद, और वो सिपाही से होते हुए दरोगा पहुंच गई थी। अब बोले कि बहुत लंबे समय से हम हैं। अब वो गुस्सा में बोल रही थी कि ये 35% वाला एकदम नीतीश सरकार का ये गलत है। ये हम कह रहे आप बोल रही हैं आंटी ये? तो बोली कि हाँ। तो क्यों? रात में ड्यूटी लगी तो ड्यूटी नहीं करना चाहती है सब, लड़का सब जाएगा रात में ड्यूटी करने के लिए, चोर दौड़ेगा तो उस सबको दौड़ाना पड़ता है, इस सबको तो अलग ही को सुरक्षा देना पड़ता है। अब हमको हंसी आने लगी। हम कहें कि आप तो खुद जो है, मतलब हम कहें तो हम इसका मतलब स्त्रियां क्या है डिपार्टमेंट में, बोझ है, तो और नहीं तो क्या है। तो हम कहते आप क्या हैं, बोलिएगा ज्यादा तो समझा गया। तो हम बोले कि इसका मतलब आंटी आप भी पिछले 30 साल से तब बोझे ना हुई। आंटी रिटायरमेंट करीब थी, अब 3-4 साल पहले की बात है, वो रिटायरमेंट के पास थी एकदम, सिपाही से दरोगा बन गई थी, वो कहां से कहां पहुंच गई थी। ठीक है, अब तो नहीं दिखती। इसका मतलब है कि मतलब वो बोल ही रही थी कि अब मेरा नौकरी लास्ट है, मतलब 1 आध साल। तो गुस्से में बोल रही थी। तो हम पूछे अच्छा बताइए कितना गुस्सा क्यों है? अरे मेरा बेटा है अभी तक ऐसे बेरोजगार है। तो उनका दुख का कारण क्या था कि जो नीतीश बाबू ने जो 35% रिजर्वेशन कर दिया है ना, इसके चलते उनके बेटे को नौकरी नहीं लग रही है, इसलिए उनको गुस्सा था। तो चूंकि उनका तो पूरा हो चुका था, अब क्या लड़के लोग को दिया जा रहा है। हमारे टाइम में तो जब उनको हम क्या अच्छा मैंने अपने टाइम में नौकरी चाहिए तब बोझ नहीं थी आप, अब लड़कियों को मिल रहा था, इनको बोझा लग रहा है, हमको बाहर है। ठीक है, तो उनको था कि मेरा बेटा को जगह कर बताइए, ये सब दरोगा बन जाती है तो क्या कोनो बेरोजगार से ब्याह करती है क्या? अब मेरा लड़का बन जाता तो कोनो बेरोजगार लड़की से करता कि नहीं ब्याह? कह रहा है कि वो जॉब में आएगी तो जॉब लड़का खोजेगी, मेरा बेटा रहेगा तो क्या वो जॉब लड़की खोजेगा? वो तो हाउसवाइफ से भी कर लेगा, मतलब जो घर में काम कर रही हो। ठीक है, तो मतलब अब उनका हम पक्ष बता रहे हैं। तो हम कहें कि अगर वही आपकी लड़की होती तब लड़का की जगह, फिर तो आप चाहते ना कि आप ही की तरह वो भी जॉब में रहे। तो सब चीज का प्रोस एंड कॉन्स होता है, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। तो भाई बहुत, तो दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो। 39 का ये हाँ क ख ग घ अंग, क ख ग घ अंग, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालकों के सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो। अब छोटा बालक से काम मत करा लीजिए कि उसकी तबीयतें खराब हो जाए। ठीक है, स्त्री है उसको बाध्य मत कर दीजिए, देह में जान न हो कह दो कि 10 किलो बोझा उठा के ले जाओ वहां से वहां रख दो। तो ऐसा कोई भी काम मत कराओ जो उसके स्वास्थ्य और शक्ति के प्रतिकूल हो। ठीक, और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर, पैसे की दिक्कत से मजबूर होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति का अनुकूल न हो। कई बार देखिएगा कि पैसे के दिक्कत के कारण देह व्यापार तक में ढकेल देते हैं सब, वो लालच, वो पैसे की जरूरत के कारण जो है वो मजबूर हो जाती है। तो ऐसे स्थितियों में जो है उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल न हो, जबरदस्ती वाला चीज कभी नहीं। 39 का च, ठीक है, यानी कि ई, बालकों को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर सुविधाएं दी जाएं तथा बालकों और अल्पवय व्यक्तियों, कम उम्र के व्यक्तियों को शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक प्रयास से रक्षा की जाए। बच्चों का भी, जो ये ढाबा में जो काम करते हैं छोटे छोटे बच्चे, इनका भी यौन शोषण हो जाता है, चाहे वो लड़के ही क्यों ना हो, इसलिए उनको भी बचाने की व्यवस्था की जाए। याद रखना, खंड च 42वें संविधान द्वारा जोड़ा गया है, इंदिरा जी ने जोड़ा था। जितना इसके अलावा जो जैसे कि 39 का देखिएगा एक अलग से ए है, ठीक है, तो वो इसमें बता दे रहे हैं, रुको, ये जो देख रहे हैं ना, ये अंडर ब्रैकेट में जो क लिखा है ये पहले से था, ठीक, अलग से इसमें सिर्फ लास्ट लेग जोड़ा गया है। इंदिरा जी ने इसमें एक अलग से क्या जोड़ा था ये हम बता दे रहे हैं। 39 का क, ये ब्रैकेट में नहीं है, ये एक अलग से आर्टिकल है, ये सब 39 में है, ब्रैकेट वाला क ख ग घ, ये सब इसका सब प्रोविजन है। ये सब किसका?
एक ही आर्टिकल 39 का, ये अलग से 39 का क यानी कि 39 का आर्टिकल ये क्या है ए, इसमें जो है ना निशुल्क विधिक सहायता है, याद आया, निशुल्क विधिक सहायता, क्या क्या जिक्र है, ये सब लूसेंट में क्या करेगा, तो हम मजबूरी में आप लोग को पढ़ा रहे हैं नहीं तो, ठीक है। निशुल्क विधिक सहायता 39 का ए, इसमें ब्रैकेट नहीं रहता है, ये अलग से अनुच्छेद जोड़ा गया है, आई बस समझ में, ठीक। याद रखना 39 का अगर ब्रैकेट में क जाएगा तो पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को जीविका के प्राप्त साधन का अधिकार है, लेकिन अगर 39 का क बिना ब्रैकेट के रहेगा 39 का ए तो क्या है, निशुल्क विधिक सहायता, ठीक है, फ्री लीगल एड, फ्री लीगल एड। आपके पास पैसा नहीं है, आप वकील आपको मुहैया कराया जाएगा, फ्री लीगल एड। वो तो हम हैं कि कुछ कुछ आप लोग का नुकसान नहीं होने दे रहे हैं, बता दे रहे हैं क्लियर कट, नहीं तो इसी में सब हौच-पौच हो जाता। आप में से किसी को याद भी नहीं रहता कि सर 39 का ए में तो फ्री लीगल एड है, निःशुल्क विधिक सहायता, हम कैसे रोक दिए कि देखो यहां पर ऐसे है, ठीक है, लेकिन वो ब्रैकेट में नहीं रहेगा, क्या रहेगा वो 39 का 39 ए है, वो ये है 39 का ए, लेकिन ये है 39 ए, अंतर समझ में आ गया। तो जो ब्रैकेट में रहेगा उसको कहेंगे दिस इज ए ऑफ आर्टिकल 39, प्रोविजन ए ऑफ 39 आर्टिकल 39, लेकिन दिस इज आर्टिकल 39 ए, ठीक। तो इंदिरा जी ने एक तो नीचे च जोड़ा उसी वाले में, और ये अलग से जोड़ा, इंदिरा जी ने ही इसको जोड़ा था, ठीक है, निःशुल्क विधिक सहायता वही दी थी। तो इंदिरा जी इमरजेंसी के लिए जो भी हो, लेकिन अपने बहुत सारे फैसलों के लिए वो इस देश के लिए सच में वो जरूरी थी, याद रखिएगा, जैसे लोग हैं यहाँ के। और ये भी बता दें कि जब वो इमरजेंसी में बंद की थी मीसा में सभी लोगों को, तो लालू जी को भी बंद की थी, और तभी राबड़ी जी ने जन्म दिया था अपनी बेटी को। तो लालू जी चूंकि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट में बंद थे, तो उन्होंने अपनी बेटी का नाम रख दिया मीसा, MIA से, आज भले कांग्रेस के साथ हो। तो अनुच्छेद 40 आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, मनरेगा यहीं से है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मनरेगा यहीं से है, नरेगा बाद में महात्मा गांधी जोड़ दिया गया, ठीक है, आगे उसका नाम हो गया मनरेगा। फिर तो कुछ दशाओं में काम, तो ये किस में है, मनरेगा इसी इसमें है, ठीक है, आर्टिकल 41 में है। 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम, इसका उद्देश्य गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना है। वर्तमान में इसमें 5 योजनाएं शामिल है, 1995 में आया था नरसिम्हा राव जी के टाइम में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, दूसरा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, तीसरा राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, चौथा राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, और अन्नपूर्णा योजना पांचवा। ये सब आया था 1995 में। आर्टिकल 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध, पैटर्निटी एंड मैटरनिटी रिलीफ दोनों, मैटरनिटी लीव या रिलीफ ये सब इसी में है। मातृत्व अवकाश जो मिलता है, अब पितृत्व अवकाश भी मिलता है, पिता को भी बच्चा के जन्म समय छुट्टी मिलती है अब, ठीक है, ये किसमें है, आर्टिकल 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का। आप कहीं काम कर रहे हो और वहां जो है पंखा न चल रहा हो, रोशनदान न हो, खिड़की न हो, बंद हो, ठीक है, तो टॉयलेटरी फैसिलिटी ना हो, तो ये सब जो है काम की मानवोचित दशाएं नहीं है, ये सब कराना पड़ेगा, ठीक। आर्टिकल 43 कर्मकारों के लिए यानी कामगारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, ठीक है, ये सिंपल है, कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। कॉटेज इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री जिसमें मशीनीकरण नहीं हो और जिसमें 10 से कम लोग काम कर रहे हैं उसको कहते हैं कॉटेज इंडस्ट्री। जिसमें मशीनीकरण ना हो, झाड़ू बना रहे हैं, सूप बना रहे हैं, अचार बना रहे हैं, ये सब क्या हुआ, ये सब कॉटेज है। जो कुटीर उद्योग, जो कुटीर में झोपड़ी में छोटा सा लगा के घर परिवार के लोग भी आपस में कर रहे हैं, दीज ऑल आर नोन एज, टोकरी बना रहे हैं, ये सब चीज हो गया कुटीर उद्योग में, ठीक, जिसमें मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है और उसमें मैक्सिमम 10 लोग लगे रहते हैं बस, उसको कुटीर उद्योग कहते हैं, कॉटेज है। इसमें क्या है
इंदिरा जी ने एक जोड़ा था आर्टिकल 43 का, 43 का, इसमें था कि जो कामगार हैं, ठीक है, क्या कर्मकार, जो कह लीजिए कामगारों का प्रबंधन में सहभागिता। पहले क्या होता था कि केवल मालिक डिसाइड करता था फैक्ट्री चलाते समय, अब मजदूर भी मैनेजमेंट में भाग लेंगे कि नहीं, खाली मालिक जो डिसीजन लेंगे वही नहीं, मजदूरों भी। ये देखो, जब भी हम भी कुछ करते हैं पहले स्टूडेंट से हम पूछ लेते हैं कि आप लोग का क्या कहना है, तो एक उसमें सहभागिता होती है कि शुरू किया जाए तो हाँ सर किया जाए, तो फिर होता है। ये नहीं कि थोपने की कोशिश से बचते हैं, क्योंकि वो 43 का यही बोलता है कि मजदूरों का, कामगारों का प्रबंधन में भागीदारी, पार्टिसिपेशन ऑफ लेबरर्स इन मैनेजमेंट। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं, तो हम पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट बोल दिए, बात बराबर है, ठीक है। 44 आर्टिकल 44 नागरिकों के लिए कॉमन सिविल कोड, CCC, ठीक है, या यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, सीसीसी को ही यूसीसी भी बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड या कॉमन सिविल कोड, बोथ आर सेम, ठीक है, कि हम भारत के नागरिकों के लिए, सबके लिए एक समान नागरिक संहिता हो। आर्टिकल 45 नहीं दिया हुआ है, क्यों? आर्टिकल 45 पहले था कि 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया जाए, बाद में 2002 में उसको जो है 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत डाल दिया गया 21 से क में, 21A 21 क, लेकिन इसको खाली थोड़ी छोड़ा गया। अनुच्छेद 45 कहता है अब कि 0 से 6 साल तक के बच्चों का पोषण का जो है दायित्व पूरा करना, 0 से 6 साल तक के बच्चों को। तो आपका जो ये आर्टिकल 45 है ये अब खाली नहीं हुआ है, इसकी भाषा बदल दी गई है। 0 से 6 साल के बच्चों का ख्याल रखने को सरकार को कहा गया है, 0 से 6 साल तक के बच्चों, ताकि तभी तो जब आप उनका ध्यान रखिएगा तभी तो 6 साल का वो तो पढ़ पाएगा, कि खाली ऐसे ही दे दोगे उसको। ये भविष्य में हो सकता है कि ये भी मौलिक अधिकार हो जाए, लेकिन अभी ये डीपीएसपी में है। पहले क्या था इसके जगह पर 6 से 14 साल, लेकिन वो तो फंडामेंटल राइट हो गया। कहां फंडामेंटल राइट हो गया? आर्टिकल 21A में 21 क में, ठीक है, 86वां से। तो अब इसमें 0 से 6 साल तक के बच्चों का ख्याल रखेंगे आप, उनका पोषक, ये सब कि कैसे ये वो दिक्कत ना हो उनको, ये सब। 46 शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। 47 पोषाहार स्तर, न्यूट्रिशन लेवल, जीवन स्तर को ऊंचा करने और लोक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य, ठीक है। इसी के तहत जो है लोक स्वास्थ्य का सुधार, इसी के तहत नीतीश सरकार ने 2016 में शराबबंदी की, इसी के तहत शराबबंदी, ठीक है। जो शराबबंदी हुई है अनुच्छेद 47 और मनरेगा है आर्टिकल 41, ये सब याद रहेगा, ताकि लोक स्वास्थ्य का सुधार हो। लेकिन इसमें की काफी बढ़ गए हैं, ठीक। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। आर्टिकल 48 अलग से जो जोड़ा गया है 48 को, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन और वन्य जीवों की रक्षा। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों यानी कि मोन्यूमेंट्स, स्थानों और वस्तुओं का क्या है? संरक्षण, ठीक है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक मोन्यूमेंट्स। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण, सेपरेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, भारत सरकार कोई भी अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा पर साइन करेगी तो भारत के सभी राज्यों को मानना होना चाहिए, ठीक है। उपर्युक्त अनुच्छेद का कुछ ऐसे अनुच्छेद भी हैं जो राज्य के लिए डीपीएस पर काम करते हैं, जबकि वो डीपीएससी में हैं नहीं, पार्ट 4 में नहीं है। क्या है भाई? 350 को प्राइमरी लेवल पर मदर टंग में शिक्षा देना, मातृभाषा में, और 351 कहता है हिंदी को प्रोत्साहन दीजिए भाई, ये भी डायरेक्शन है, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 29-30 कहता है कि
जो भाषाई अल्पसंख्यक है, धार्मिक अल्पसंख्यक है, उनको अभिवृद्धि। तो यहां तो सीधे हिंदी की बात कर ही रहा है, भाषाई अल्पसंख्यकों को वहां संरक्षित कर रहा है, यहां हिंदी को सीधे बढ़ा रहा है। राज्य का जो डीपीएसपी है एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधानुसार अदा की जाएगी। केटी साहब बोले थे बैंक के पास जैसे पैसा आएगा वैसे वैसे आपको हम लोग सुविधा देते चले जाएंगे, जैसे जो हाँ होगा वैसे वैसे आपको सुविधा दी जाएगी। मौलिक अधिकार और नीतिगत सिद्धांत में अंतर। नीतिगत सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और मौलिक अधिकार यूएसए के। नीतिगत सिद्धांत डीपीएसपी भाग 4 में है और यह भाग 3 में है। डीपीएसपी को लागू कराने के लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते, आप फंडामेंटल राइट्स को लागू कराने के लिए कोर्ट की शरण में जा सकते हैं। यह समाज की भलाई के लिए है, यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है, ठीक है। इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है, इसके पीछे कानूनी मान्यता है, ठीक है। यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है, यह सरकार के महत्व को घटाता है, नागरिकों के महत्व को बढ़ाता है। यह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिकों को प्राप्त होता है। यह अधिकार नागरिकों को पैदा होते ही क्या मतलब भ्रूण में रहते हुए प्राप्त हो जाता है। आप भ्रूण हत्या भी करेंगे सजा हो जाएगी, आएगा समझ में। तो ये नागरिकों को वैसे प्राप्त है, दुनिया में आए चाहे नहीं आए, खाली बस हो गया सुबह 8 बस काम खत्म है। बस इसको थोड़ा सा इसको करके हटा दे रहे हैं। फिर मौलिक कर्तव्य, ठीक है, 2 मिनट लगेगा। सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ये विदेश मंत्री थे इंदिरा गांधी की सरकार में, क्या अनुशंसा पर संविधान के 22वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया था। स्वर्ण सिंह के कहने पे 8 ही मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, 2 इंदिरा जी ने फिर अपने तरफ जोड़ाया था, 11वां बाद में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जुड़वाया था। समझा गया। स्वर्ण सिंह समिति पर 8 ही आया था, इंदिरा जी ने अलग से 2 जुड़वा दिया था, उसमें 10 हो गया था टोटल, याद रखना ये सब। इसे रूस के संविधान से लिया गया है, रूस के संविधान से लिया गया, इसे पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है, जो कि बाद में रूस बन गया, पूर्व यूएसएसआर सोवियत संघ, अर्स्टवाइल यूएसएसआर, ठीक है। इसे भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जो इस प्रकार है। पहला, संविधान का पालन कीजिए, आदर्शों संस्थाओं राष्ट्रध्वज राष्ट्रगान का आदर कीजिए, जनगण मन तिरंगा का आदर करना है, समझे। और स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्श है उनको हृदय में संजोए रखना है, उनका पालन करना है। भारत की प्रभुता सोवरेंटी, एकता और अखंडता यूनिटी एंड इंटीग्रिटी की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। तो प्रभुता एकता अखंडता 3 गो है, तीसरा में है संप्रभुता एकता अखंडता, किसमें है नंबर 3। संप्रभुता को ही प्रभुता लिख दिया है, लिखना था संप्रभुता सोवरेंटी। चौथा है देश की रक्षा करें, देखिए कितना छोटा में कर दिया है, जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा करें और आपको राष्ट्र रक्षा के लिए बाध्य भी किया सकता है, याद रखिएगा। 5वां, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। 5 पांडव समान भ्रातृत्व, इसे याद रखते हैं हम, जहां आता है ना 5वां, तब पांडव से याद रखते समान भ्रातृत्व, ठीक है। सब कुंती कैसे कहती हैं, तुम सभी 5 बराबर हो, बांट लो आपस में, ठीक है, समान भ्रातृत्व, ठीक है, ब्रदरहुड। तो हम बचपने से इसको ना 5वां को याद रखते हैं। तीसरा याद रखते हैं कि सोवरेंटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, जहां आया ना 3 गो हम गए तीसरा, और जहां भ्रातृत्व आ गया हम पांडव 5। तो ऐसे कर करके क्या हो जाता है ना कि 11 में एक बार आईएएस के परीक्षा में पूछ दिया था कि सारा मौलिक कर्तव्य लिखिए, जिसको सब लोग 90% जनसंख्या उड़ गई थी, और जो रट्टुआ मरुआ थे वो सब लिख दिए थे, ठीक है। हमारी सामासिक मिलीजुली, सामासिक का मतलब मिलीजुली संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परीक्षण करे, ठीक है। 6 देखो, समा 6 आई बात समझ में। समा 6 संस्कृति, जैसे ही आएगा हमारी सामासिक संस्कृति तो क्या याद रखना है, समाज 6 तो तुरंत आ जाएगा। समाज 6 किस में, तो 6ठा में है। 7वां, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसका संवर्धन करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें। सूरज का 7वां घोड़ा, सूरज की रक्षा करें, सूरज का 7वां घोड़ा सातवाहन, ठीक है, पर्यावरण की रक्षा करें। 8 साइंस
साइंटिफिक, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करे। ठीक है, अब देखो साइंस एंड टेक, ठीक है, जो साइंस एंड टेक 8, साइंस एंड टेक 8 टेक, वैज्ञानिक सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, यानी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए, आई समझ में, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाए, आ गया। तो इससे क्या हो गया, 9वां भी क्लियर हो गया। अब आइंटी 8, साइंटिफिक आइंटिफिक 8, पर्यावरण सूरज का 7वां घोड़ा 7, समाज 6, संस्कृति 6, पांडव 5, भ्रातृत्व भावना, ठीक है, 3 सोवरेंटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, संप्रभुता एकता और अखंडता। पहिलका में हम लोग को संविधान की रक्षा, जन गण मन तिरंगा समझ रहा है, उसका तीसरा से शुरू हो जाइए। चौथा में जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा करें, ठीक है, तो 4 चौथा, तो देश की रक्षा करने के लिए चारों कोना मजबूत रखे रहिए अपना, देश की रक्षा करने के लिए चारों कोना बॉर्डर जो है, क्या, हाँ अग्निवीर 4 साल, तो देश की रक्षा करे अग्निवीर 4 साल के लिए, तो मैं आ गया तो ऐसे करने से क्या हो जाएगा कि कोई अगर पूछेगा भी तो हम लोग को क्या रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, और देखो दूसरा जो था राष्ट्रीय आंदोलन, पहले वाले में संविधान, तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज, संस्थाएं, और दूसरा में जो है राष्ट्रीय आंदोलन जो, ठीक है। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता को बढ़ने का प्रयास करें, ठीक है। 10 उंगलियां, एक व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष को बढ़ने का प्रयास करें। 10वां, 10 दिशाओं में बढ़ने की कोशिश करें, ठीक है, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष को बढ़ने का। 11वां, माता पिता, जो अटल जी ने जोड़ा है, या संरक्षक कस्टोडियन द्वारा 6 से 14 साल के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान कराओ, तभी तो वो 21 का फायदा उठा पाएगा। जब पेरेंट्स आपको सपोर्ट ही नहीं करेंगे तो आप कहां से पढ़ पाइएगा। इसलिए उनका कर्तव्य है कि बच्चों को पढ़ाएं। भारत की संप्रभुता जो खुलाए ना, एकता और अखंडता को सुनिश्चित तथा संरक्षित करने का भाव मौलिक कर्तव्यों में ही निहित है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज के लिए, हमको लगता है कि हो भी गया। ठीक, देखो कितना तेजी से सब चीज हो रहा है, रिवीजन भी हो जा रहा है।